नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो है टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दृष्टि आईएएस से जो है टोटल 11 टेस्ट यहाँ पे देख चुके हैं। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर जो है 12 यही डिस्कस करने वाले हैं। और ये टेस्ट जो आपका बेस है होल आपका जो जीएस का सिलेबस होता है, यानी जीएस पार्ट 1। देखिए, आपका प्री में 2 एग्जाम होता है, एक जीएस पार्ट 1 का और एक सीसेट का। तो जीएस पार्ट 1 यानी फुल लेंथ का आज हम ये टेस्ट दृष्टि का देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ध्येय आईएएस का जो है 2-3 टेस्ट और जीएस वर्ल्ड का जो है यहाँ पे आपको 3-4 टेस्ट यहाँ पे कराया गया है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और सा टेस्ट है इसको हम कराएंगे। तो बिल्कुल ही धैर्य बना के आप सब यहाँ पे रहें। टेस्ट सीरीज जो है हम जितना बोले हैं आपको कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है करेंट अफेयर, चूँकि ट्रेंड एनालिसिस हम लोग देखे थे। जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे होंगे ट्रेंड एनालिसिस का, आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक इसका यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। स्पेशली वो यूपी पीसीएस 2023 को लेकर बनाया गया था कि किन सब्जेक्टों से कितना क्वेश्चन आता है और लास्ट टाइम में आपको कैसे अपनी तैयारी को करना चाहिए, सारा कुछ वहाँ पर डिस्कशन किया गया। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि करेंट अफेयर में यहाँ पे लगभग 35 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर का क्या योगदान हो सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो आपको एक मैगजीन कवर कराया जा रहा है अभी, जिसका नाम है आपका घटनासार। अब अभी तक आप जहाँ से भी कोई भी करंट अफेयर कवर किए हैं, अच्छा बात है। लास्ट टाइम में ये यदि आप मैगजीन कर लेते हैं, काफ़ी बढ़िया मैगजीन है ये, और इससे प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये मैगजीन कराया जा रहा है, इसका कुछ वीडियो अभी अपलोड कर दिया गया है। तो रोज़ आपको एक वीडियो इसका अपलोड किया जाएगा। ये जाके आप जरूर देख लेंगे, 1-2 बार रिपीट करके सुन लेंगे, देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो इसे आप जरूर करेंगे। इसके अलावा जो है अगर आप ये मैगजीन पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि यहाँ पे हमारे पास टाइम बचता है, खैर हम कोशिश करेंगे कि एक और मैगजीन है। ये जो मैगजीन है आपको, इसमें अपडेशन कहाँ से है, तो अप्रैल 2022 से लेके आपको अप्रैल 2023 तक का, 15 अप्रैल 2023 तक का अपडेटेड है। तो इससे ज़्यादा आपको जो है करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बता रहा था कि एक घटना चक्र का भी मैगजीन आया हुआ है मार्केट में। तो मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों को जो है आपसे यहाँ पे जो है डिस्कस कर दूँ। बाकी अभी घटना सार अवेलेबल है, तो जाके आप देख लें। इन सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। या आप प्ले लिस्ट में जैसे जाएंगे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देखेंगे तो उसमें सारा आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा एक यहाँ पे यूपी स्पेशल जो है आपको मैप कराया गया है। लगभग जो है 1 घंटे का वीडियो है, वो 50-55 मिनट का वीडियो है। और इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है यूपी मैप से रिलेटेड सारे फैक्ट कवर किए गए हैं। और यहाँ से देखेंगे आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। अब एग्जाम बाद हम लोग एनालिसिस भी करेंगे कि देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ से बना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। ये जो है मैप के थ्रू आपको पूरा यूपी को बताया गया है। यूपी में जो है क्या विशेषता है, किस जिले में जो है कौन सा जिला किस चीज़ के लिए फेमस है, सब चीज़ बताया गया है। तो ये जाके, और इसमें जो है कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस किया गया है। ये वीडियो भी आप जाके देख लेंगे, मैं लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो ये जो है यूपी स्पेशल 2023 के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे थे। इसी क्रम में आगे हम लोग एक टेस्ट सीरीज देखते हैं जो दृष्टि का है। इसके अलावा कोई यदि आपका फीडबैक डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक आप चैनल को शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो आज जो है अंग्रेजी मीडियम वाले जो भी हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा होगा दोनों पैरेलली में। और ये दृष्टि से हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको कोई, इस संस्था के बारे में कोई जो शक नहीं होगा। ये काफ़ी रिपोर्टेड संस्था है, और यहाँ जो है क्वेश्चन का कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन रखा गया है। तो एक एक क्वेश्चन को आप पैरेलली में मेरे साथ अटेम्प्ट करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको वक्त दूंगा हर एक क्वेश्चन बताने के बाद, तो आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। गलत करके सीखते हैं तो आप जो है अधिक समय तक याद रखते हैं। इसके अलावा जिनको ये लेक्चर स्लो लगेगा, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है 1.25 या 1.5 करके, आप क्या करते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जल्द ही आपको मैं एक व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप आपके लिए रहेगा, जहाँ पे आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं, या कोई आपका डिमांडिंग टॉपिक होगा तो आप वहाँ लिख सकते हैं। मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वह अन्योन्य क्रिया जहाँ एक जीव बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है, क्या कहते हैं उसको हम। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ एक जीव क्या करता है, बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुंचा देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असहभोजिता, यानी एमनलिज्म बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, असहभोजिता बोलते हैं। अब आप
इसका एग्जाम्पल जो है सोच सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए दो तरह का होता है, एक आपको एमलिज्म और एक होता है कैमलिज्म होता है। तो यहाँ पे आपको असहभोजिता के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यदि हम एमलिज्म के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, एक जो है को घाटा हो जाता है जीव को, दूसरे को क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यही आपको पूछा गया था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बारे में आप सुने ही होंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक आए दिन हम लोग उसको लेते भी हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक आपका पेंसिलियम जो है फंजाई होता है, वो क्या करता है, पेंसिलियम फंजाई जो है पेंसिलिन क्या करता है, बनाता है। और पेंसिलिन लेने से क्या हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया को मार देते हैं। हम एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए। तो पेंसिलियम फंजाई क्या करता है, आपको पेनिसिलिन जो है बनाता है, और पेनिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। अब इससे देखिए पेंसिलियम फंजाई को तो कोई हानि नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो एक दूसरे जीव को क्या होगा, घाटा हो गया। ये इसका आपको एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा दूसरा जो है, जो मैं बता रहा था आपको, कि इसमें क्या होता है, कैप्सुलिन में आपको क्या होता है कि एक को तो फायदा होता है और दूसरा जो है न्यूट्रल रहता है। उसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। बैल आप देखे होंगे, या जो भी गाय वगैरह, जो भी आपको पशु जो घास के मैदानों में जाके घास चरने का काम करते हैं, तो यदि घास चर रहे हैं तो बहुत टाइम क्या होता है, उनके सामने कुछ झाड़ियाँ वगैरह आ जाती है, तो झाड़ियों को क्या करते हैं, वहाँ से हटाते हैं। और झाड़ियों को हटाने के क्रम में क्या होते हैं, वहाँ से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े झाड़ियों में से निकलते हैं। और आप देखे होंगे तो बैल और जो भी ये पशु जो चरने वाले होते हैं, इनके आसपास छोटे मोटे पक्षी वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो जैसे ही झाड़ियों को हटाते हैं, वहाँ से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो ये पक्षी क्या करते हैं, उनको अपना भोजन जो है बना लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, देखिए बैल द्वारा जो किया गया कार्य है, ठीक है, उससे इसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन दूसरे जो है, दूसरे को क्या हो गया, फायदा हो गया, दूसरे पक्षी को क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे तो जो व्हेल मछली होती है, उसके बॉडी पे जो है बर्नेकेल बर्नेकेल पाया जाता है। तो बर्नेकेल क्या करता है, कुछ उसको जो है फायदा ये होता है कि व्हेल मछली जहां जहां ट्रेवल करती है, बर्नेकेल की भी ट्रेवल कर लेता है, लेकिन व्हेल मछली को इससे कोई फायदा नहीं होता है। एक और आप देखे होंगे कि पेड़ों पे जो है अर्किड को देखे होंगे, तो अर्किड जो है लत्ती टाइप का होता है, और वो पेड़ों पे जो है स्थित होता है। अब इससे क्या होता है, पेड़ को तो उस पेड़ को कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अर्किड को क्या होता है, रहने के लिए जगह मिल जाता है। ये सब इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। खैर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपना फीडबैक और कमेंट जो है जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का एकात्मक विशेषता नहीं है। ठीक है, संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एकात्मक विशेषता यानी शक्ति जो है केंद्रित हो जाना। ठीक है, तो पहला है अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान और कठोर संविधान। ठीक है, आप देखेंगे तो आपातकाल में क्या होता है, आपातकाल में देखेंगे आप तो इस समय क्या होता है, आपको केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है राज्यों पे आपातकाल परिस्थिति में। तो ये जो है एकात्मक विशेषता का क्या है, उदाहरण है ये आपातकाल। कि कुछ समय क्या हो जाता है, जैसे देखिए कुछ शक्तियां राज्य को दी गई है, कुछ केंद्र को दी गई है, लेकिन जब जब क्या होता है, आपातकाल की परिस्थिति आती है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार जो है ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और पूर्ण नियंत्रण इनका लगभग सारी चीजों पे हो जाता है। ये तो इसकी एकात्मक विशेषता है। राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल सही है, राज्यपाल का नियुक्ति भी क्या है, इसका एकात्मक व्यवस्था है। और अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो है ये भी, इस पे भी एकात्मक अधिकार होता है, क्योंकि इन सेवाओं में भर्ती का जो है प्रशिक्षण देखें या केंद्र देखें, ये सब पे अंतरिम नियंत्रण किसका होता है, अंतिम नियंत्रण तो केंद्र सरकार का ही होता है, तो ये भी है। ये कठोर संविधान, यही क्या है, एकात्मक विशेषता का उदाहरण आपको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, साथ साथ पैरेलल आप लोग अटेम्प्ट करते रहे क्वेश्चन। अयोध्या शोध संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, अयोध्या शोध संस्थान। पहला देखें, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1996 को की गई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। नेक्स्ट है आपको, इसका उद्देश्य अयोध्या की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। चौथा है, यह श्री राम की गाथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उनकी उपस्थिति स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। नीचे दिए गए कोड के हेल्प से आपको बताना है इनमें कौन सा सही है। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, अयोध्या शोध संस्थान के बारे में।
ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इसकी स्थापना 18 अगस्त 1996 को की गई थी। ये जो है गलत हो गया, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1986 को की गई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा देखें, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के तहत जो है एक स्वायत्त संस्थान है, ये भी गलत हो गया। ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, ये भी गलत हो गया। इसका उद्देश्य अयोध्या की जो है गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, तो ये बात जो है सही है आपका। और यह जो है श्री राम की गाथा को पौराणिक गाथाओं से परे ले जाके विश्व स्तर पर उनकी उपस्थिति को स्थापित करने का उद्देश्य रखता है, ये भी सही है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपका सही हो गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपको सी, 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलली आप लोग क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करते रहेंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, दोनों लोग जो है अटेम्प्ट करते रहेंगे, आज आपको समस्या नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेटस का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू द गैसियस नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रेट्स जो है बैक आ जाता है गैसियस एसिड नाइट्रोजन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइट्रीकरण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, वस्तु और सेवा कर जीएसटी अधिनियम किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा संशोधन था जीएसटी के लिए, तो संविधान का 101वां संशोधन, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात भी किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शुष्क और गर्म ग्रीष्मकाल के साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियां किसकी विशेषता है। ठीक है, ड्राई एंड वार्म समर्स एलॉन्ग विथ वेट एंड कोल्ड विंटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर, किसका फीचर है ये फीचर है आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र का। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जनरली आपको शुष्क और गर्म ग्रीष्मकाल के साथ साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियां भी वहां पे देखने को मिलती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला देखें, ये बताना है आपको कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है। देखिए पहला दिया है कि बड़गांव सहारनपुर, ये सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा दिया है हुलास बागपत, आलमगीरपुर मेरठ और मंडी मुजफ्फरनगर। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है, गलत बताना है आपको। तो देखिए आलमगीरपुर जो है मेरठ में है, बात सही है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो ये हुलास जो है ये आपको दिया है बागपत, हुलास कहाँ पे है, ये आपको सहारनपुर, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और यही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बड़गांव जो है सहारनपुर में ही है। ठीक है, ये आपका आलमगीरपुर मेरठ में ही हो गया और मंडी जो है मुजफ्फरपुर में हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी, चूंकि गलत ढूंढना था। आगे देखें, अगला है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था। ठीक है, ये अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था, पूछा जा रहा है बताएं इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था। पहला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क अभिसमय द्वारा, या ये भी दोनों द्वारा। तो देखिए ये जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल जो है गठित किया गया था। ठीक है, ये कब किसके द्वारा किया गया था, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आंसर करेंगे। देखिए प्रथम प्रशासनिक आयोग की जो है यहाँ पे अध्यक्षता किसने के द्वारा किया गया था, तो मोरारजी देसाई और यहाँ पे के हनुमंथैया, ये दोनों के द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे देखें, 1966 में जो है ये किया गया था प्रशासनिक सुधारों को लेके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देश और राजधानी दिया है, आपको जो है कूट की सहायता से हेल्प करके आपको उत्तर बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए तो सिंपल सा बात है, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, क्यूब है, बहुत दिनों से चर्चा में है। ए का क्या हो गया, 3। अब देखिए ऑप्शन ए के 3 में बी और सी दिख रहा है, तो ए और डी तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। दूसरा नॉर्वे है, नॉर्वे का क्या है आपको, ओस्लो है। ठीक है, तो नॉर्वे का ओस्लो हो गया, तो 3 का 1 हो गया। ठीक है, आपका आंसर तो मिल गया है, अब सी ऑप्शन मिल गया है। फिर भी आगे देख लेते हैं, चिल्ली का राजधानी क्या हो गया आपको, सेंटियागो हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। और नीदरलैंड लास्ट में बचा आपका, इसका क्या होगा, एम्स्टर्डम हो गया, तो ये 2 हो गया। 3 1 4 2 ऑप्शन देखें,
3 1 4 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, अगर कहीं एक आध क्वेश्चन मान लीजिए कहीं मिस्टेक से कुछ मैं गलत बता दिया, ऐसे कोशिश मेरा होता है कि नहीं बताऊं, तो आप क्या करेंगे, इसे ऑटो करेक्ट कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं, ठीक है, आपको बताना है इनमें कौन से दो सही हैं, ठीक है। पहला देखिए, सूरसेन, ये महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या, मथुरा थी, तो बिल्कुल सही बात है, सूरसेन की राजधानी मथुरा ही थी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, यहाँ पे बस दिया है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी, तो ये भी गलत हो गया। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, ये सही है, ठीक है। ये सब बात आप याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए 1 4 दोनों सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 1 4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मैं अटेम्प्ट करने के लिए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चूंकि आप एक बार अपने आप का परीक्षण भी कर लेंगे कि कितना मार्क्स आपका अभी आ रहा है इस क्वेश्चन पेपर देखिए बहुत अच्छा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पेपर बनेगा इससे जो है थोड़ा इजी लेवल का ही रहेगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट टू जो है टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर इससे कहा जा सकता है। आपके एग्जाम में जो है मॉडरेट लेवल का पेपर बनेगा। यदि इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तब एग्जाम में बिल्कुल सही है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र जो ESZ है, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। पहला देखें, यह पर्यावरण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अधिसूचित है। संरक्षित क्षेत्र के आसपास ESZ की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक जाती है। देखिए, पहला जो है स्टेटमेंट सही है कि जो ESZ क्षेत्र होता है, इको सेंसिटिव जोन, ये जो है 1986 के तहत लाया गया था, अधिसूचित किया गया था। संरक्षित क्षेत्र के आसपास जो ESZ की चौड़ाई होती है, ये आपको 12 किलोमीटर ना होकर कितनी होती है, 10 किलोमीटर होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, केवल एक सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराजकीय जल परिषद का स्थापना से संबंधित है, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर काउंसिल, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है बताना है। तो अनुच्छेद आपका कौन सा है, अनुच्छेद 263। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा है। इन सब में जो है ठंडी महासागरीय धारा आपको बताना है कौन सा है। ये कौन है, इसमें चारों ऑप्शन देखें, गल्फ स्ट्रीम है, अगुलास है, क्यूरेशिया है और कन्नारी है। इसमें आपको चूंकि ठंडी जलधारा पूछा हुआ है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, कनारी जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, ठीक है। देखिए, कनारी हो गई, कैलिफोर्निया की धारा हो गई, ठीक है, नाम सुन लेंगे, पेरू की धारा हो गई, ठीक है। इसके अलावा फॉकलैंड की धारा हो गई। ये सब क्या है कि पेरू की धारा को हमबोल्ट की भी धारा बोलते हैं, सब ठंडी जलधारा है। जबकि गल्फ जलधारा की बात करें तो क्यूरेशिया की जो है धारा, ये गर्म जलधारा है। इसके अलावा आपका नॉर्वेजियन जलधारा, अगुलहास का जलधारा और गल्फ स्ट्रीम और पूर्वी जो है ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये सब क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इनका नाम भी आप एक बार ध्यान रखेंगे। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय जो है, अच्छा ये तो हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर भी लिए होंगे अभी तक। ये कौन थे, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था आगरा शहर का स्थापना 1504 में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजाति है, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सी आक्रामक जो है विदेशी प्रजाति है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, कांग्रेस घास है, कांग्रेस नील पर्च है, जलकुंभी है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो विदेशी प्रजाति की बात करें तो इनमें जो है सारा आपको क्या है, विदेशी प्रजाति है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें, अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ जो है आपको महत्वपूर्ण निर्णय है और एक तरफ समय है, तो ये सब जो केसेज आए थे इनका निर्णय जो है कब लिया गया था आपको बताना है, ठीक है। तो मेनका गांधी वाला जो मामला था, इसका जो है इसमें निर्णय कब लिया गया था, तो ये आपको 1978 में, ठीक है, मेनका गांधी। अब ये मेनका गांधी बनाम जो है भारत संघ जो है केस कब हुआ था, 1978 में। तो ए का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ए का एक, यानी देखिए ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया, अब सी डी में कोई होगा। विशाखा वाला जो मैटर था आपका, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये 1997 में आया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी का 3। अब स्मार्ट अप्रोच आपका ये होगा कि ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, एक और 3, ऑप्शन सी।
आप आंसर सही करके निकल सकते हैं। बाकी हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिली थॉमस बनाम जो है भारत संघ, ये 2013 में हुआ था, तो 2 हो गया। और लास्ट बचा आपका केएस पुट्टास्वामी, तो ये लास्ट जो है ऑप्शन भी आपका बच ही गया है अब केवल 4, तो ये 4 ही हो जाएगा। तो 1 3 2 4 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 18। किल नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है, ठीक है। किल नहर जो है किन 2 समुद्रों को जोड़ती है, ये नहर, तो ये जो जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है। किल नहर जो है उत्तरी सागर को जो है बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्भया कोष के बारे में सही है, ठीक है। निर्भया जो है फंड, इसी के बारे में आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। देखिए, पहला है क्या, यह एक गैर जो है व्यक्तिगत निधि है। कुछ पहलों के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंडिंग 60-40 के रेशियो में होता है। वित्त मंत्रालय नोडल एजेंसी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या बताना है आपको, कौन सी सही है निर्भया कोष के बारे में। देखिए, तो यह जो है गैर व्यक्तिगत एक निधि है, ठीक है। ये जो है इट इज ए नॉन लैप्सेबल फंड है, तो ये बात जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था कि कुछ पहलों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है फंडिंग का पैटर्न 60:40 है। देखिए, इसमें जो है राज्यों के लिए 60:40 रखा गया था, ठीक है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए देखेंगे, या केंद्र शासित प्रदेश के लिए तो 100% रखा गया था, ठीक है। और जो दुर्गम भूभाग वाले राज्य हैं उनके लिए 90:10 था। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका, और ये एक दिया है कि आपका वित्त मंत्रालय का जो है नोडल एजेंसी है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय का जो है एक नोडल मंत्रालय की तरह आता है, तो इस तरह से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में एक तरफ प्रजाति है और एक तरफ जो है संकेतक है, आपको इसमें मैच करना है, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, स्टोन फ्लाई, ठीक है। स्टोन फ्लाई जो है ऑक्सीजन, इसका संकेतक हो जाएगा। एक काई, ठीक है। काई जो दूसरा दिया हुआ आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा अम्लीय मिट्टी, जहाँ अम्लीय मिट्टी होगा। ग्रीजवीड, ठीक है, ये ग्रीजवीड क्या हो जाएगा आपको, लवणीय मिट्टी। और लाइकेन लास्ट में बचा आपका, लाइकेन तो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये संकेतक है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, ऑप्शन देखिए 1 3 2 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, लेक्चर जिनको भी स्लो लग रहा होगा, आप, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 1.25 या 1.5 करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, ठीक है। पहला देखिए, उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। पहला है, वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान नहीं कर सकते हैं। आंसर आपको बताना है। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा था कि मृत्युदंड में क्षमादान तो कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन कोर्ट मार्शल के केस में नहीं कर सकते हैं। ये बात गलत है, कोर्ट मार्शल के कंडीशन में भी कर सकते हैं क्षमादान, दोनों कंडीशन में वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तो हो गया, क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। पहला देखें, पहला लिखा है कि उनके जो है पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उनके सिफारिश के बिना जो है आपको अनुदान जो है, बिना अनुदान के कोई मांग तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनके पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो इस तरह से जो सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे चूंकि दोनों ही गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला देखें, परमादेश रीट का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सर्व किए हुए, इसके बारे में, चारों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। परमादेश क्या होता है, या बंदी प्रचितकरण क्या होता है, ठीक है। तो परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आज्ञा देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग इसका यही है। सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे आप, तो आर्टिकल जो 32 और उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 226, ठीक है, ये रीट जारी करने का अधिकार हमको प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को आपका आर्टिकल 226। इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखे हुए थे। तो जो लोग भी पुराना टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं, दृष्टि का टोटल 11 टेस्ट सीरीज आपको अपडेट कर दिया गया है, तो जाके आप देख सकते हैं। इसमें एक आध टेस्ट सीरीज ही और आपको बचा हुआ है, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको करा दूंगा।
निम्नलिखित में से किसने कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है प्रस्तावित किया है? किसके द्वारा जो है कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है प्रस्तावित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यूरोपियन संघ के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको गलत बताना है, इसमें बताइए कौन सा गलत है। पहला देखें यहाँ पे, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश राज्य में जीवमंडल रिजर्व है, देहांग देवांग सही है। दूसरा देखें यहाँ पे सिमलीपाल, ठीक है, ये सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ये तो गलत हो गया। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, सही है। नोकरेक नोकरेक जीवमंडल रिजर्व ये मेघालय में, ये भी सही है। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी इसका आंसर की मैं जल्द ही आपको दे दूंगा, तो वहाँ से डिटेल में देख लेंगे, और भी बहुत सारा यहाँ पे आपको नाम दिया रहेगा। जैसे मन्नार की खाड़ी जो है जीवमंडल रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ पे है आपको? तमिलनाडु केरल में है। कच्छ कहाँ पे है आपको? गुजरात में है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठंडा रेगिस्तान कहाँ पे है आपको? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो गलत बताना था यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रधानमंत्री को प्राइम इंटर पारेस किसने कहा था? प्राइम इंटर जो है पारेस प्रधानमंत्री को किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है। ये जो है लॉर्ड मार्ले के द्वारा कहा गया था। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के संदर्भ में जो है यहाँ पे देखेंगे, तो लॉर्ड मार्ले द्वारा जो है प्रधानमंत्री को प्राइम इंटर फॉरेंस जो है कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा गया? महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए, हम लोग बात किए थे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, ठीक है, एक हीनयान और एक महायान। तो महायान बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताना है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला देखें, यह बौद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ध्यान महायान बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय की सबसे विशिष्ट विशेषता है। इसमें कौन सही है आपको बताना है। तो देखिए, महायान वाले जो है बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, बात सही है। और ध्यान जो है महायान बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय की सबसे विशिष्ट विशेषता है, ये भी सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, 1 और 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 26। 26 तो देख लिए, 27 देखते हैं। अगला है आपको, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क स्थापित किया गया। तो ये जो है स्थापित किया गया, ऑप्शन करें इसका आप लोग, किसके द्वारा किया गया? उद्योग और व्यापार संबंधन विभाग द्वारा। मैं थोड़ा सा वक्त आपको दे रहा हूं, बिल्कुल आप लोग आंसर पहले में करते रहेंगे। देवराय, देवरहाटी और देवगुड़ी महत्वपूर्ण पवित्र उपवन हैं। कहाँ पे है ये? देखिए ये कहाँ पे है आपको? ये सारे कहाँ पे हैं आपको? महाराष्ट्र में, ठीक है। देवराय, देवरघाटी और देवगुड़ी, ये पवित्र उपवन कहाँ पे है? सारा महाराष्ट्र में है। आगे देखें, मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद बाध्यकारी है? मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है आपको? ये आपको अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। आगे देखें, निम्नलिखित राजवंशों के विचार कीजिए और उन्हें उनके शासन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी तक जो भी आपको क्वेश्चन मिला होगा बिल्कुल आसान आसान मिला होगा, ऐसे आपके यूपीपीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो पेपर का लेवल है, अभी तक जो भी हम लोग दृष्टि का पेपर दिए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया गया। यहाँ पे जो है देखेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 से आपका ज़्यादा मैच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी लेवल का लगभग लगभग बनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते रहें। देखिए क्या पूछा गया है, राजवंशों का कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए हरेक वंश है, शिशुनाग है, नंद है, मौर्य है, ठीक है। आप सभी को पता ही है कि हरेक वंश जो है इसमें सबसे ध्यान देंगे हरेक वंश के बारे में। तो ये सारे जो है ईसा पूर्व की ही कहानी है। हरेक वंश कब आया था? ये 544 से 412 ईसा पूर्व में, ठीक है। 544 से जो है 412 ईसा पूर्व में हरेक वंश रहा था, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो शिशुनाग वंश है ये आपको 413 से 394, नंद वंश जो है आपका ये 345 से 321, और मौर्य वंश सबसे लास्ट में 321 से 185। अब कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सब ईसा पूर्व की कहानी है। देखिए हरेक वंश का क्या कहानी है, मैं एक ही डाटा लिख देता हूँ, 544 से लेके आपको 412 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी ईसा के जन्म के 544 साल
से लेके और ईसा के जन्म के 412 साल के बीच की कहानी है ये। ठीक है। शिशुनाग की बात करेंगे तो 413 से लेके आपको 394 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसके बाद यदि आप नंद वंश का देखेंगे तो 345 से लेके आपको 321 जो है ईसा पूर्व में नंद वंश का था, और मौर्य जो है नंद को ही समाप्त करके आया था। तो 321 ईसा पूर्व से आपको 185 ईसा पूर्व तक ये रहा था। तो अब सीक्वेंस इसका लगा ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें ऐसे भी आपको पता है कि आपको अगर ईयर भी नहीं याद है तो आपको पता है कि कौन सा वंश जो है पहले रहा है इसमें, तो हर्यक वंश पहले रहा है। ठीक है, एक हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, अब लास्ट में मौर्य वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग, अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। अर्थव्यवस्था की जो है स्थिति रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, विश्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पे जो है लुप्त प्राय प्रजाति के आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अधिसमय के संदर्भ में आपको बताना है। किसके बारे में? लुप्त प्राय। तो जो भी इंडेंजर स्पेसीज है उन्हीं के बारे में, इंजेंडर जो भी स्पेसीज हैं उनके बारे में। पहला देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अभिसमय के संदर्भ में। पहला, इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक संरक्षित प्रजाति या जनसंख्या को 5 सूचियों में एक में शामिल किया गया जिसे परिशिष्ट कहा जाता है। आंसर करेंगे इसका। देखिए लुप्त प्राय प्रजाति है जो, इसे वाशिंगटन जो है अभिसमय के नाम से भी जानते हैं, बात सही है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, 10 सेकंड रुकेंगे। एक्चुअली केवल थोड़ा सा निकल गया था। ठीक है, देखिए चलिए, तो हम लोग ये देख रहे थे लुप्त प्राय प्रजाति के बारे में। तो इसे जो है वाशिंगटन अभिसमय के नाम से जाना जाता है, बात सही है। ठीक है। दूसरा दिया है कि प्रत्येक संरक्षित प्रजाति या जनसंख्या को 5 सूचियों में से एक में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसे जो है 3 सूचियों में से एक में शामिल किया जाता है। ये 5 वाला बात नहीं है, तो कथन 2 तो आपका गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 33। देखिए, निम्नलिखित में से कौन शहरी सरकार का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी सरकार का प्रकार है, आपको बताना है। इसमें कौन है? देखिए, छावनी बोर्ड है, टाउनशिप है, पेट ट्रस्ट है। ये सारा जो है आपको शहरी जो है सरकार का एक प्रकार है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। अब सारे क्वेश्चन को यदि डिटेल में डिस्कशन किया जाए तो जो आपका ये टेस्ट सीरीज है लगभग 4 घंटे में कंप्लीट होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे जो है पसंद करते नहीं है। बाकी जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा बाद में, जिसको पूरा डिटेल में देखना होगा देख लेंगे, ऐसे जहाँ जरूरत होगा मैं कर दूंगा। देखिए, सूची 1 है, सूची 2, एक तरफ बौद्ध परिषद है, एक तरफ अध्यक्षता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग आंसर इसका करें। ठीक है, पहला देखिए क्या दिया है, प्रथम जो है बौद्ध संगति जो हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तब महाकश्यप द्वारा ही किया गया था, बात सही है। एक का एक हो जाएगा। दूसरा का सबकामी किए थे। तीसरा का मुगली जो है पुत्तिस किए थे, ये भी सही है। और चौथा का वासुमित्र किए थे। ये सारा जो है बिल्कुल ही एक का एक, दो का दो, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, जो पहला आपको बौद्ध संगति हुआ था वो अजात शत्रु के समय हुआ था, कब? 483 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका? राजगृह में। ठीक है। दूसरा जो है आपको वो काला अशोक के समय हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा जो हुआ था आपका वो अशोक के समय हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ हुआ था आपका? पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा और लास्ट जो है आपको ये किसके समय में हुआ था आपको? तो ये हुआ था चौथा आपको कुषाण के समय में। कहाँ पे हुआ था ये? तो कश्मीर में हुआ था। अध्यक्षता तो इसका वासुमित्र ही किए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चारों फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विजय दिवस मनाया जाता है, पूछा गया है कितने डेट को? अब देखिए यूपीपीसीएस में 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए टेस्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन रखा गया है। बताइए कब मनाया जाता है विजय दिवस? तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान पे, भारत की जीत के उपलक्ष्य में हम लोग 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाते हैं। आगे देखें
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दो सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पे दो जो है कौन सही है? एक तरफ अभिसमय दिया है कन्वेंशन, और एक तरफ रिलेटेड। ये कन्वेंशन जो है किससे संबंधित रही थी? ठीक है, यही आपको बताना है। तो देखिए, पहला क्या दिया है? लंदन समुद्री प्रदूषण। ठीक है, तो लंदन जो है समुद्री प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, 1972 में। तो ये बात तो सही हो गया आपका, पहला वाला सही हो गया। दूसरा दिया है आपको रॉटरडैम अभिसमय। ठीक है, रॉटरडैम अभिसमय वनस्पति और जीवों के अवैध व्यापार, तो ये जो है कुछ रसायन और कीटनाशकों के लिए समर्पित था। तो ये तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा दिया है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है आपका क्या दिया है? अनवरत जैविक प्रदूषक। ये जो है कार्बनिक प्रदूषक के लिए था। स्टॉकहोम आपका किसके लिए था? आपका कार्बनिक प्रदूषक के लिए, तो ये तो सही हो गया। बेसेल्स, बेसेल्स में जो आपका हुआ था आयोजन, ये खतरनाक कचरे और उनके निपटान के लिए था। तो ये ग्रीन हाउस गैस के लिए नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे कौन मैच कर रहा है? 1 और 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा जा रहा है यूपीएससी के संबंध में। पहला ध्यान देंगे। अच्छा, इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हो। 1 2 है ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ओनली 1 है, केवल एक और दो दोनों है, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया? यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को संविधान में उल्लेखित आधार पे ही पद से हटाया जा सकता है। ये बात सही है, संविधान में जो तरीका बताया गया है उसी के तरीके से इनको हटाया जा सकता है। सही हो गया। यूपीएससी का सदस्य राज्य सरकार के साथ भविष्य के रोजगार के लिए पात्र है। ठीक है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इसका अध्यक्ष जो है राज्य सरकार के साथ भविष्य के रोजगार के लिए पात्र है, ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया, केवल एक सही होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है और इनको कालक्रम अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अब देखिए आपको अगर याद है इसमें, ठीक है, देखिए इस सब में सबसे पहले कौन हुआ था, यदि आपको पता चले तो आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 10 राज्य यानी 10 राग युद्ध जो हुआ था, ये तो काफी पहले हुआ था, 1400 ईसा पूर्व लगभग ये हुआ था। ठीक है, तो 1400 लगभग ईसा पूर्व ये कौन हुआ था आपका? 10 राग युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1400 ईसा पूर्व। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपको हाइड स्पीच का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये सिकंदर महान और जो है पुरस के बीच जो है ये हुआ था। ये कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1193 के करीब में मान ले। ठीक है, या 1193-94 के करीब में है। चलिए 1193 ले लेते हैं। शामूगढ़ का युद्ध जो है ये आपको कब हुआ था? तो ये 1658 में हुआ था। ये तो शामूगढ़ का युद्ध जो है अंग्रेज टाइम पीरियड में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो औरंगजेब जो है शामूगढ़ युद्ध में शामिल था, और अंग्रेज हमने बोल दिया था, औरंगजेब था शामिल था इसमें। तो ये 1658 ईस्वी। अब इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इन सब में देखिए 10 राग युद्ध सबसे पहले हो जाएगा, तो 4 सबसे पहले आ जाएगा। और ऐसे भी इन सारे युद्ध में आपको पता था कि 10 राग युद्ध जो है बहुत पहले का युद्ध है। ठीक है, तो ये तो आप जो है पहले कर ही सकते थे। इसके बाद 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, हाइड सेपिस का युद्ध। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 नंबर चंदावर, और लास्ट में सामूगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा गया? नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ठीक है, अंग्रेजी वाले भी पैरेलली में क्वेश्चन देखते रहेंगे। एविएशन जो है सेफ्टी रैंकिंग पूछा गया है, उसमें भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है भारत का रैंक जो है 48वां है, याद रखेंगे। 1 से 2 स्थान में भारत को जो है 48वां नंबर पर इसमें रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्या पूछा गया? वर्ष 2001 में जो है क्योटो पेट्रोल प्रोटोकॉल के तहत जो है निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई? जो 2001 का क्योटो प्रोटोकॉल के तहत किसकी जो है स्थापना की गई, ये पूछा जा रहा है। किसकी की गई थी? यहाँ पे हरित जलवायु अनुकूलन निधि, वैश्विक पर्यावरण कोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपको की गई थी, किसकी की गई थी? ये अनुकूलन निधि की। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 2001 का क्योटो प्रोटोकॉल का बात किया गया था, इसमें अनुकूलन निधि की ही बात की गई थी।
ये हरित जलवायु कोष जो है आपको ये 2015 में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? आपको बताना है इसमें जो है कौन संवैधानिक निकाय है। देखिए पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे क्या पूछा गया है? संवैधानिक निकाय कौन है इसमें? तो संवैधानिक निकाय कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ही क्या है आपका? ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और संविधान में देखेंगे तो अनुच्छेद 368 में इसके बारे में, 338 में इसके बारे में जो है बात किया गया है। दूसरे तरफ देखेंगे तो ये सब जो है आपको जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सत्यमेव जयते जो है शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। किससे लिया गया है? ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। देखिए दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ठीक है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्प कमल दहल। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन दिया है। साइलेंट वैली आंदोलन, इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए ये केरल का प्राचीन जो है ये सदाबहार वर्षा वन रक्षा के लिए जो है लड़ाई लड़ा गया था। तो ये तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए था। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए नहीं था, ये तो सदाबहार वर्षा वन की रक्षा के लिए था। ये भी गलत हो गया। इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षा वन की रक्षा के लिए किया गया था, सही है। इसकी शुरुआत 1956 में जो है की गई थी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही बताना था, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है इसमें से जो है कौन सही है। ठीक है, पहला, भारत का महान्यायाधीश देश का सर्वोत्तम विधि अधिकारी होता है। ये बात सही है। भारत का जो है महान्यायाधीश क्या होता है? देश का जो है सर्वोत्तम विधि अधिकारी होता है। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है न ही वैधानिक निकाय है। देखिए ये भी बात जो है सही है। नीति आयोग न तो ही क्या है? संवैधानिक है, न ही आपको वैधानिक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। ये किसके बारे में पूछ रहा है आपको? बता रहा है मानव अधिकार में। ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, अगला क्या दिया है आपको? संथामन समिति, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, संथामन समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, संथामन समिति जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है स्थापना की सिफारिश की थी, ना कि जो है सूचना आयोग की। ये भी क्या हो गया? स्टेटमेंट आपका गलत ही हो गया। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया था? गलत हो गया था। इसमें देखेंगे तो 1 अध्यक्ष और इसमें 5 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे सही क्या हुआ? 1 और 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए, अगला जो है विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? सिंपल से बताना है आपको, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये पता ही होगा आपको कौन थे? रामानुजाचार्य थे। ठीक है, और ये चूंकि चर्चा में है थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन जो है बनने का चांस आपको है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। हरमुज जल जो है मरु मध्य स्थित है। ये हरमुज जो है किसके बीच स्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो ये फारस की खाड़ी के मुहाने पे है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल रोपण का, ये जो है क्या कहा जाता है इस टेक्निक को? एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना या पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल को रोपण करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन करेंगे, इसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? रिले क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है आपको? एक ही खेत में जो है 2 या से अधिक से फसलों को उगाया जाता है, जिसमें पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल को लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, क्या पूछा गया? इंसल्स ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपको सही है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? यह विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता है। प्रकटीकरण केवल आपको लिखित रूप से किया जाता है। इसका जो प्रकटीकरण जो है केवल लिखित रूप से किया जाता है, यही आपसे बोला जा रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता है।
ये प्रकटीकरण केवल लिखित रूप से जो है लागू होता है, ये स्टेटमेंट जो है आपको क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से जो है आपका स्टेटमेंट दूसरा गलती हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मौर्य राजा जो है बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे? जो बिंदुसार थे किसके अनुयायी थे? देखिए, आजीवक है, जैन है, बौद्ध है, ब्राह्मणवाद है। बिंदुसार का जो झुकाव था वो अधिक क्या था, आजीवक की ओर था। ठीक है, आजीवक की ओर था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, ये बिंदुसार थे, एक बिंबिसार है। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र थे ये बिंदुसार। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 में अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष कहा? 2022 को जो है अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, आंसर करें इसका। ये जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट विकसित किया गया। ये जो है गृहा, ठीक है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट किसके द्वारा डेवलप किया गया, पूछा जा रहा है। आंसर करें इसका। ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा किया गया है। सबसे पहले लोकपाल की संस्था किस देश में बनाई गई है? किस देश में जो है सबसे पहले लोकपाल बनाई गई थी? साधारण सा आपके लिए क्वेश्चन है, ये कहाँ बनाई गई थी? आपको स्वीडन में। ठीक है, लोकपाल जो है संस्था पहली बार 1809 में जो है स्वीडन में बनाई गई थी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या पूछा है, सम्राट अकबर के बारे में आपको बताना है जो है कौन सा कथन सही है। सम्राट अकबर, देखिए पहला, उन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त किया था। उन्होंने धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाना की स्थापना की थी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जजिया जो है समाप्त किए थे हिंदुओं पे, बात सही है। और धार्मिक चर्चा के लिए जो है इबादत खाना का भी स्थापना किए थे। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पूछा जा रहा है आपको, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया शीर्षक वाला रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया? आपको ऑप्शन करें इसका। देखिए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा ये स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर जो है पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ जो है इन साउथ एशिया, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से केल्प वन किस बायोम का उदाहरण है? ठीक है, किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो देखिए, केल्प वन जो है किस बायोम का उदाहरण है? एक प्रकार का जो है ये समुद्री जो है बायोम के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? ठीक है, आंसर करें इसका। किस समिति के द्वारा दिया गया सहकारी दर्जा? ये जो सहकारी समिति है इसको संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन में दिया गया? ये कौन सा संशोधन था? 97वां संशोधन था 2011 में। सहकारी समिति को जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ उनकी राजधानी है। आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, सबसे पहले पल्लव है, तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चालुक्य, चालुक्य की राजधानी कौन थी? इसमें बदामी हो जाएगी। चंदेल की राजधानी कौन हो जाएगा? खजुराहो। और काकतीय वंश का राजधानी जो है कौन हो जाएगा? इसमें वरांगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए, मीथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बताना है मीथेन के बारे में। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है, कौन आपका सही है। पहला देखिए, इसमें 1 कार्बन परमाणु और 5 जो है आपको हाइड्रोजन परमाणु होते हैं मीथेन में। तो देखिए, मीथेन का क्या स्ट्रक्चर होता है आपको पता ही है, CH4। तो एक तो कार्बन होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 कार्बन और 5 जो है हाइड्रोजन, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखें, यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ये बात सही है। और नेक्स्ट है आपका, यह अपने जीवन काल में पहले 20 वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड की तापन शक्ति से 80 गुना अधिक है, ये भी बात सही है। ये क्षोभ मंडल ओजोन के उत्पादन में हतोत्साहित करता है। ठीक है, ये कह रहा है कि क्षोभ मंडल के ओजोन के उत्पादन में ये हतोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका?
ये तो गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट, ये क्षोभ मंडल ओजोन के उत्पादन में बढ़ावा देता है, हतोत्साहित नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ पे चूंकि आपको सही ढूंढना था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया? किसके द्वारा किया गया? ये जो है पवन सुखदेव के द्वारा किया गया था, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय भाषा नहीं है? इसमें से कौन सी, आप ऑप्शन करें जल्दी से। इसका शास्त्रीय भाषा कौन सा नहीं है इसमें? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु। उर्दू जो है आपको शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, शास्त्रीय भाषा कौन से है? तमिल है, आपको 2004 में इसे घोषित किया गया था। इसके अलावा संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया ये 2014 में। ये सब शास्त्रीय जो है आपको भाषा है। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। विजयनगर साम्राज्य देखिए, पहला दिया है इसमें, यह 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित है। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। कृष्णदेव राय तुल्लव इस वंश के थे। तालीकोटा का युद्ध 1585 में लड़ा गया था। आपको देखिए क्या बताना है, कौन सा इसमें सही है। देखिए पहला, ये 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित था, ये स्टेटमेंट जो है आपको गलत है। ठीक है, ये 4 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित था, ये तो गलत हो गया। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का, तो बिल्कुल सही है, आपको पता ही है विजयनगर साम्राज्य इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय तुल्लव इसी वंश के थे, तो वंश के थे, बात सही है। तालीकोटा का युद्ध 1585 में लड़ा गया था। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध आप सभी को पता ही है कि 1585 में जो है ये नहीं लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था आपको, 1565 में। तो इस तरह से जो है चौथा भी गलत हो गया आपको। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सही है, 2 और 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता पे अभिसमय सीवीडी के बारे में सही नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है कौन सही नहीं है, आपको बताइए सीवीडी के बारे में, इसमें से जैविक विविधता पर अभिसमय के बारे में कौन गलत है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है, नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इन चारों स्टेटमेंट में देखिए पहला क्या है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, यह वर्ष 1993 में लागू किया गया था। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। यह जैव विविधता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। तो देखिए इसके बारे में चूंकि गलत कथन बताना है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक है, तो ये नहीं है दे रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, यही गलत हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, सही हो गया। बाकी सब इसमें सही है। 1993 में लाया गया था। सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। जैव विविधता रक्षा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पूछा जा रहा है। तो भारत का कौन है, यहाँ पे आपको गॉडविन ऑस्टिन K2 है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। यदि मान लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट दिया रहता, तो माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है कि ये भारत में जो है नहीं पड़ता है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? कौन सा संविधान? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए 48 दिया है, 49, 50 और 51। 48 तो कृषि और पशुपालन को लेके है, तो ये तो होगा नहीं। 49 जो है आपको, 48 में देखेंगे तो पर्यावरण वगैरह का भी बात किया गया है। 49 में देखेंगे तो राज्य के जो है कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। 50 में देखिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, और 51 में जो है आपको बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी? ठीक है, ये आपको फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है किसके द्वारा दिया गया था? आपको पता ही है, आसान सा जो है फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था 1717 में। देखेंगे 3000 वार्षिक जो है भुगतान कर देने के बदले जो है इनको दे दिया गया था। आगे देखें 67, IUCN के रेड लिस्ट के तहत नारकोंडम हर्निबल को सूचीबद्ध किया गया है। IUCN का जो रेड लिस्ट जारी होता है
उसमें नारकोंडम हर्निवल को जो है किस जो है कैटेगरी में रखा गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको जो है आपको सुवेद कैटेगरी में रखा गया है, वर्नेबल में इसको रखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखें। एक तरफ देखिए दोआब है और किनके बीच जो है स्थित है। दोआब किसको कहते हैं आप सभी को पता ही है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। अब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या होगा, तो पंजाब पंच दोआब हो जाएगा, और उसी को पंजाब बना है उसी से। तो दो नदियों के बीच का एरिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ भूमि होता है। देखिए, तो यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा दोआब किससे बनता है। बिस्ट दोआब ये ब्यास और सतलज से, तो ये एक का एक हो गया। नेक्स्ट देखिए बारी दोआब। ये बारी दोआब जो है ब्यास और रावी, तो ब्यास और रावी जो है आपका कहाँ है, ये ऑप्शन 4 में है। रचना दोआब ये जो है रावी और चिनाब, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और छाछ दोआब ये जो है चिनाब और झेलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। 1 4 3 2 ऑप्शन देखें, 1 4 3 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए लाइकेन के संदर्भ में आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। लाइकेन के बारे में आप नाम सुने ही होंगे। देखिए पहला क्या दिया है, यह प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, यह सहजीवी सहवास हैं। ठीक है, बताना है इनमें कौन सा सही है। तो देखिए प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं लाइकेन, ये बात सही है। दूसरा जो है यहाँ पे ये प्रदूषण के जो अच्छे संकेतक होते हैं, जहाँ ज़्यादा प्रदूषण वहाँ यहाँ उगेंगे ही नहीं ये। यह सहजीवी सहवास होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखें, भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला स्थापित किया गया था। ये जो चिश्तिया सूफी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन है, आंसर करें इसका। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा। ठीक है, चिश्तिया जो है आपको सूफी सिलसिला किसके द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चिश्तिया सिलसिला। आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अच्छा एक आध चीज़ और है इसमें, आप चाहें तो इसको भी याद करके रख सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा क्या किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें शेख सलीम चिश्ती के द्वारा क्या किया गया था। ठीक है, तो ये सब जो है बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई। डेयर टू ड्रीम तो शुरू की गई सीवी रमन की स्मृति में, होमी जो है जहांगीर भाभा, या एपीजे अब्दुल कलाम, या विक्रम साराभाई। तो ये डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा रेंज की चोटियाँ है। देखिए सतपुड़ा रेंज में जो चोटी आती है, ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताना है कौन सा पिक्स जो है इसमें आ जाता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड के हेल्प से आपको बताना है। पहला देखिए धूपगढ़ की जो है चोटी, ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज में ही आती है, आप सभी को पता है। इसके अलावा जो है आगे तो ये अमरकंटक ये भी आता है। रामगढ़ पहाड़ी और कलसूबाई की चोटी ये जो है सतपुड़ा रेंज में नहीं आते हैं। तो 1 2 केवल सही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। न्यूक्लियस का खोज, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बताइए न्यूक्लियस का खोज किसके द्वारा किया गया। तो इसका खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है न्यूक्लियस का खोज किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक, आसान सा क्वेश्चन है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, बताइए। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, हम लोग किए भी हैं इसको। मेजर जो है ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार आंसर कर चुके हैं आप लोग। अंशता जो है शरद कमल। अगला है आपको, चूंकि इन्हीं को एक इकलौता मिला है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 में, और ये जो है टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं। चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है सही कथन कौन सा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी लवणीय जल झील है। ये विश्व की सबसे बड़ा लैगून है। देखिए ये चिल्का जो है भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे तो सबसे बड़ी जो है लवणीय जो है झील है, ये बात जो है सही है, चिल्का झील। दूसरा दिया है विश्व का सबसे बड़ा लैगून है। ठीक है, चिल्का जो है यहाँ पे देखेंगे तो विश्व की जो है दूसरी बड़ी लैगून है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी है लेकिन विश्व की जो है दूसरी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन ए केवल सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है आपको पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट के बारे में वर्णकों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए
पहला यहाँ पे क्या दिया है, यह पशु कोशिका में प्लास्टिड में मौजूद होता है। ल्यूकोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताना है इनमें कौन सा सही है। देखिए वर्णक है, वर्णक का काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। पहला ही दिया है कि पशु कोशिका में उपस्थित होते हैं। देखिए तो ये तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये पशु कोशिका में नहीं होते, ये पादप कोशिका में होते हैं, पौधे में होते हैं। और पौधे में देखेंगे कि आप तरह तरह का आपको फल फ्रूट वगैरह देखने को मिलता है। सेब का रंग दिखता है, गाजर का रंग जो है हल्का पीला दिख रहा है, या टमाटर लाल दिख रहा है। तो ये सब जो है वर्णों जो है ये प्लास्टिड के जो है कारण ये ही आपको कलर देखने को मिलते हैं। ये सबसे पहला जो है पशु कोशिका में होते हैं, स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे, ये केवल केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। इसमें जो है आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ये सब जो है लवक होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा देखें, ल्यूकोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये दिया है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है क्या करता है, फलों और फूलों को रंग प्रदान करता है। तो देखिए कोई रंग द्रव जो है ये रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट जहाँ पाया जाता है वो जड़ वगैरह में, जड़ और तना का देखेंगे तो इसका कोई कलर नहीं होता है, तो इसी में पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और क्लोरोप्लास्ट जो है आपका, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जो ग्रीन वर्णक के लिए जिम्मेवार होता है, जो पत्तियां हरा दिखती है उन्हीं के कारण दिखती है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे, वर्णक जो है पशु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था, लाखों का दान देने वाला। आसान सा क्वेश्चन है, किसको जाना जाता था, कुतुबुद्दीन जो है ऐबक को। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 79, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई के द्वारा उपयोग की जाने वाली समान विधियों में से कौन सी सही है। देखिए जब मुद्रास्फीति की कंडीशन आ जाती है तो आरबीआई जो है क्या करता है कि मुद्रास्फीति से निपट सके। किस कंडीशन में पूछा जा रहा है, इन्फ्लेशन जब आ जाए तब। ऑप्शन करेंगे इसका, देखिए बैंक दर की नीति, विमुद्रीकरण की नीति, खुला बाजार का परिचालन। तो देखिए जब भी मुद्रास्फीति आ जाता है तो बैंक दर की नीति के ऊपर आरबीआई काम करती है, बात सही है। ठीक है, बैंक दर में क्या करेगी, वृद्धि कर देगी। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको मुद्रास्फीति कंट्रोल किया जाता है। विमुद्रीकरण कर देती है, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन कर देती है, ये भी बात सही है। और खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी यहाँ पे होता है। ये सारा ही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार जो है किससे अलग होते हैं, मैपिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए ये 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप को आपको क्या करता है, अलग करता है। कौन चैनल, 10 डिग्री चैनल। हम लोग बात किए थे 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, सबके ऊपर हम लोग बात किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 81। देखिए क्या पूछा गया, कोश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। सेल थ्योरी जो है कौन दिए थे, आसान सा क्वेश्चन है। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ पे देखिए थियोडर स्वान है, मैथियास स्लाइडेन है और रोडल्फ विर्चो। तो देखिए कोशिका का सिद्धांत बहुत लोग दिए थे, यहाँ पे जो है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा भी दिया गया था, और विर्चो के द्वारा, रोडल्फ विर्चो के द्वारा भी दिया गया था। तो ये उपयुक्त ही सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सारे लोग जो है सेल को लेकर थ्योरी दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है आपको, ये सारनाथ में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, मुद्रास्फीति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। मुद्रास्फीति के संबंध में पहला देखिए, पहला है आपको, बोटल नेक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आ जाती है और मांग उसी स्तर पर रहती है। दूसरा दिया है, हेडलाइन मुद्रास्फीति तब आती है जब मांग में भारी गिरावट आती है और आपूर्ति उसी स्तर पर रहती है। देखिए पहला जो है आपको बोटल नेक मुद्रास्फीति, इसमें क्या होता है आपको कि जब आपूर्ति में भारी गिरावट आ जाती है। देखिए एक बाजार हो गया, बाजार में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, ठीक है, और इसका डिमांड होता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, सप्लाई होता है, एक डिमांड होता है। तो बाजार में मान लीजिए आपूर्ति में जो भारी गिरावट आ गई, लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सामान जो है नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन मांग उसी स्तर पे है। मांग जो है अभी भी है, मांग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और डिमांड जो है सप्लाई करने वाले हैं नहीं। तो इस स्थिति को जो है बोटल नेक मुद्रास्फीति हम लोग बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति के बारे में आपसे पूछा गया है,
तो इसमें जो है देखेंगे तो बोल रहा है कि मुद्रास्फीति तब होती है जब मांग में भारी गिरावट आती है और मुद्रा उसी स्तर पर आती है। ये गलत हो गया। ठीक है, हेडलाइन में क्या होता है, ये आपको वस्तुओं का एक जो है विस्तृत श्रृंखला में कीमतों के बदलाव को मापता है। ये तो गलत हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 84। एक तरफ देखिए नदी है और एक तरफ स्रोत है। ठीक है, तो आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैच करें। देखिए ये नदी जो है कहाँ से निकलती है, सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा गया है। पहला सबसे पहले गोदावरी है, तो ये नासिक के पास जो है त्र्यंबक जो है पठार उसी से निकलती है, तो त्र्यंबकम पठार यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा है कृष्णा, कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, तो ये हो गया 1। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है आपको, ये ताल कावेरी, ये पश्चिमी घाट के ताल कावेरी से, 4 हो गया। और लास्ट बचा नर्मदा नदी, तो ये जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। उद्गम स्थल सिंपल यहाँ पे पूछा गया था, 2 1 4 3, ऑप्शन देखें 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है थैलाफाइट से संबंधित नहीं है। देखिए थैलाफाइड में कौन नहीं आते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे है स्पाइगोरा है, चारा है, काई है और यूलोथ्रिक्स है। आपको पता ही है कि जीव जगत को जो है 5 भागों में बांटा गया, इसमें जो है थैलाफाइड के बारे में आपको ये सब भाग हो गया, तो थैलाफाइड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनमें कौन नहीं आता है, तो काई जो है आपको ये थैलाफाइड में आपको नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो है ये स्पाइगुरा है, चारा है या यूलोथ्रिक्स है, ये सब क्या आ जाते हैं, थैलाफाइट्स में आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपको बायोफ्राइट्स में आ जाता है शायद। ठीक है, काई जो है बायोफ्राइट्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए क्या पूछा है, अजंता की गुफा के बारे में बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा कथन सही है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, इन गुफा चित्रों में फ्रेस्को कला तकनीक का प्रयोग देखा जा सकता है। देखिए जो आपको अजंता का गुफा है आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये काफ़ी पुराना गुफा है ये। और इसमें जो है 29 गुफाएं टोटल अजंता की गुफाएं हैं। देखिए अजंता का गुफा नहीं है, अजंता की गुफाओं है, बहुत सारे गुफा इसमें शामिल है, टोटल 29 गुफा है। तो ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है, बात सही है। इन गुफा में चित्रों को जो है फ्रेस्को कला की तकनीक भी हम लोग देखते हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखें क्वेश्चन नंबर जो है आपका 87। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कौन सुमेलित नहीं है, यही आपको यहाँ पे बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे क्या दिया है, घर्षण बेरोजगारी। ये देखिए बेरोजगारी का टाइप है, घर्षण है, प्रच्छन्न है, चक्रीय है। घर्षण बेरोजगारी किसको बोलते हैं, यह नौकरी या नौकरी से दूसरे में हस्तांतरित होने की अवधि के दौरान अस्थायी बेरोजगारी। जैसे एक नौकरी से आप दूसरे नौकरी में जाते हैं तो उसमें जो है कुछ अवधि जो है आपको विलम्ब होता है, जैसे एक नौकरी आप छोड़े फिर दूसरे नौकरी में जाने में कुछ जो इंटरव्यू होगा, प्रोसीजर होता है बहुत सारा, फिर आप नौकरी ज्वाइन किए, इसको घर्षण बेरोजगारी बोलते हैं। बातें सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, किसी कार्य में लगे श्रमिकों की वंचित जो है संख्या से अधिक, तो ये भी बात जो है सही है। जैसे मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, इसमें 4 लोगों से काम हो सकता है और इसमें जो है 10 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी कार्य में लगे श्रमिकों की वंचित संख्या से अधिक जो है, ये भी सही है। अगला देखिए क्या दिया है आपको, अगला दिया है चक्रीय बेरोजगारी, व्यापक चक्र में विभिन्न चरणों के दौरान रोजगार का अनुपात में परिवर्तन, तो ये भी बात सही है। खुली बेरोजगारी, यह ऐसी स्थिति है जहां एक कार्यात्मक द्वारा योगदान, चलिए दिख नहीं रहा होगा ऊपर कर देते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक कार्यात्मक द्वारा योगदान प्रदर्शन करने के लिए उसकी क्षमता से कम है, इसको हम खुली बेरोजगारी बोलते हैं। ये जो है आपको गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे चूंकि गलत बताना था तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, खुली बेरोजगारी देखिए क्या होता है, लोगों को जो है काम मान लीजिए नहीं मिल रहा है, ठीक है, और वो मान लीजिए सक्षम है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है हमको बहुत सारा बेरोजगार लोग होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कार्यात्मक द्वारा योगदान प्रदर्शन के लिए उसकी क्षमता से कम, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोगों को जो है काम तब नहीं मिलता है जब वो ऐसा करने में सक्षम होते हैं और ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं वो। तो बेरोजगारी के बड़े शहरों में हम लोग जनरली देखते हैं खुली बेरोजगारी को। ठीक है, तो खुली बेरोजगारी है, गलत हो गया। बाकी प्रच्छन्न जो है या छिपी हुई बेरोजगारी भी उसको बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, तत्कालिक योजना आयोग
के द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, आपको एग्रो क्लाइमेट जोन में जो है भारत को कितने जोन में बांटा गया है पूछा जा रहा है। 15 है, 20 है, 10 है और 25 है। आंसर करें इसका। देखिए भारत को जो है देखेंगे तो तत्कालिक योजना आयोग द्वारा जो है 15 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, 15 जोनों में बांटा गया है। आप चाहे तो इसका जो है आप गूगल में जाके एक टाइप करेंगे, मैप आपको दिख जाएगा, वो जोन जो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। एक ही विलायक में घुलने वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है। देखिए ये क्या पूछा जा रहा है आपको, द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर दैट डिजॉल्व इन द सम सॉल्वेंट। अब एक मान लीजिए ये कोई आपका यहाँ पे कोई टब हो गया, ये बर्तन हो गया, इसमें जो है मिक्सचर घुला हुआ है विलायक में कुछ मिश्रण, और इसको जो है अलग करना है हमको, तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्या बोलते हैं, क्रोमोटोग्राफी इसको टेक्निक बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक ऐतिहासिक स्थल है और एक तरफ स्थिति है। ठीक है, आपको बताना है, अच्छा इसको मैच करना है। देखिए तो यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर, ये विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है आपका। ठीक है, तो ये जो मंदिर है आपका विरूपाक्ष मंदिर, ये कहाँ पे आपको पड़ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, जो आपको अगर याद है तो उसको आप पहले कर सकते हैं, जैसे बिरदेश्वर है, कंदारिया है, और ऑप्शन देखें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जो है अपना ज़्यादा टाइम आप एक्सपेंड नहीं करें, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है बिरदेश्वर मंदिर, ठीक है, तो ये बिंदेश्वर मंदिर कहाँ आपको, तंजावर में है। तंजावर कहाँ पे आपको, तमिल में है। तो देखिए 1 का 3 हो गया, ऑप्शन ढूंढे आप, 1 का 3 देखिए बी और डी में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब ये एक यदि आपको पता हो गया, ठीक है, सॉरी बिरेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तंजावर में है, तो बी का 3 हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गलत कर रहे थे, बिरदेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजावर में है, तो बी का आपको 3 हो गया। बी का 3 देखें, अच्छा बी का 3 देखिए मिल गया सी ऑप्शन में ही अपने को। ठीक है, तब देखिए और भी आपको याद नहीं है, अगर कोई भी नहीं याद है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका आंसर हो गया। बाकी हम लोग कर लेते हैं, ऑप्शन सी क्या हो गया, उत्तर हो गया। विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में हो जाएगा आपका। बिरदेश्वर देखिए लिए तंजावर में हो गया। नेक्स्ट आपको जो है कंदरिया महादेव का मंदिर, ये खजुराहो में हो गया। और पाली ताना मंदिर जो है भावनगर में हो गया। ठीक है, ऐसे अप्रोच आप अपना सकते हैं, जो भी आपको कन्फर्म याद हो। सबसे पहले क्या करेंगे, उस ऑप्शन को देखेंगे, देखेंगे कूट को मैच करेंगे, अगर वो आपको क्लियर कर देता है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक दो जो दोनों सेम हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि के बारे में आपको बताना है। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, संचित निधि के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इस कोष का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। देखिए तो ये भारत के जो है अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है, ना कि 280। 266 एक के तहत जो है आपको संचित निधि का गठन किया गया। पहला ही गलत हो गया। दूसरा देखें, असाधारण मदों को छोड़कर सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय संचित निधि का हिस्सा है। ये बात क्या है, सही है। इसमें किसी भी राशि की निकासी के लिए संसदीय अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए राशि को निकासी करना है तो संसदीय जो है अनुज्ञा की जो आवश्यकता होती है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नहीं होती है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सरकार का समस्त व्यय भारत के संचित निधि से किया जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 4 सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और संचित निधि से ही निकाल के कुछ आपको पैसे आकस्मिक निधि में रखा जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखें, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऊसर मिट्टी के नाम से किसको जानते हैं हम, लवणीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, इलेक्ट्रॉन की खोज की है, आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, सेल कोई होता है, जो कोई सेल है, यहाँ न्यूक्लियस हो गया आपका, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और सेल के चारों ओर क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता था, बताइए न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है। ठीक है, प्रोटॉन का खोज कौन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, ऐसे आपको आता होगा ये सब। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन से मंदिर है वो। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। देखिए एलोरा के जो भी गुफाएं हैं या चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर, तो बौद्ध है, हिंदू, जैन, बौद्ध, जैन बौद्ध। तो देखिए एलोरा के गुफाएं के चट्टानों को काट के हिंदू मंदिर भी बनाया गया है, जैन भी और बौद्ध भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस कराधान प्रणाली में किसी व्यक्ति की आय पे ध्यान दिए बिना कराधान की दर तय की जाती है? ठीक है, तो आंसर करें इसका। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या पूछा जा रहा है? किसी कराधान प्रणाली में किसी व्यक्ति की आय पर ध्यान दिए बिना ही कराधान की दर जो है तय कर ली जाती है। ठीक है, देखिए क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेशन सिस्टम दैट रेट ऑफ टैक्सेशन इज फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो भी इनकम हो रहा है उसको ध्यान में नहीं रखते हुए जो है कराधान तय करना, यही पूछा जा रहा है। किसको बोलते हैं हम? ये इसको हम अनुपातिक कर बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, गोदना टैटू बनवाना जो है निम्नलिखित में से किस जनजाति का अभिन्न अंग है? ये जो टैटू वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, ये किस जनजाति में जो है फेमस है पूछा जा रहा है। आंसर करते रहे पैरेलल में। ये जो है बैंगा जनजाति में फेमस है। आगे देखिए, अम्ल के संदर्भ में बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अम्ल के संदर्भ में देखिए क्या पूछा गया है। नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है अम्ल। ठीक है, तो अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, ये बात क्या है आपका? सही है। अम्ल के बारे में आपको पता ही है, ये जो है खट्टा स्वाद में होता है, क्षार क्या होता है? कड़वा होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका? सही हो गया। ये एक प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, दोनों ही सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को जो है लाल में परिवर्तित कर देता है, अम्ल हो जाता है। ठीक है, इसका अपोजिट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग का जो है विजय? काफी आसान क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। कलिंग शिलालेख का वर्णन जो है किस में किया गया है? ये आपको शिलालेख नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको बताना है, उसका उदाहरण कौन नहीं है। यानी जो है आपको डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कौन नहीं है यही बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आपको, तो पहला है जीएसटी हो गया, बिक्री कर हो गया, सीमा शुल्क और वंशानुक्रम यानी इनहेरेंस टैक्स। तो इनहेरेंस टैक्स जो है यही क्या है आपको? ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? ये जो है किस वर्ष शुरू किया गया था आपका? सूखा पर्वण यानी ड्रॉट जो है प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है कब शुरू किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है तो कब किस शुरू किया गया था? 1973 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 देखें। वह हाइड्रोकार्बन जहां सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है। देखिए एकल बंधन, ठीक है, एकल बंधन की बात की जा रही है। किसको बोलते हैं? यहाँ पर संतृप्त है, असंतृप्त है, एरोमेटिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिनमें जो है देखेंगे कार्बन परमाणु के बीच जो है एकल बंधन होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, आप देखे होंगे, जैसे मैं CH4 बोल रहा हूँ, CH4, तो CH4 में देखेंगे तो CHH, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक H आ गया, एक H आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन एक और कार्बन एक मिल के यहाँ पे जो है देखिए कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितना 8 चाहिए, तो एक एक से शेयर कर लेता है। और यहाँ पे सब क्या है? एकल बंधी है। देखिए क्या है? एकल बंधी है। और ये क्या होता है? संतृप्त होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एकल बंध वाले संतृप्त होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एल्कीन में देखेंगे आप CN जो H2N+2 होता है, जिसमें मिथेन आ गया, इथेन आ गया, वो सब क्या होते हैं? एकल बंधन वाले होते हैं। असंतृप्त में देखेंगे तो आपका दूसरा ग्रुप आ जाएगा, CnH2n वाला आ जाएगा। आप ये बात ध्यान रखेंगे। एल्केन ग्रुप जो होता है, एल्केन CnH2n+2, यहाँ पे जो है N के जगह पे वैल्यू रखते जाएं, C की जगह पे, N की जगह पे 1 रखेंगे, H क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। N की जगह पे 2 रखेंगे, H क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? संतृप्त वाले में आ जाएंगे। ठीक है, और ये सब एकल बंध वाले हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए नागर शैली, ये आपको कला से क्वेश्चन पूछा गया है। नागर शैली की क्या विशेषता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो है देखिए क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं। ऑप्शन देखिए नीचे 4 दिया है, आपको बताना है कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। नागर शैली के बारे में देखिए, पहला क्या है? गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची जो है मीनार के ठीक जो है नीचे स्थित होता है। देखिए मंदिर जो बनता है आप देखते होंगे, तो ये जो सबसे ऊंची मीनार होता है इसी के जस्ट नीचे जो है
भगवान को स्थापित करना, इसी को गर्भगृह यहाँ पे बोलते हैं। तो ये इसका विशेषता है किसका, आपको नागर शैली का। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए दूसरा है यहाँ पे ओडिशा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली इसके तहत विकसित किया गया है। ये भी बात क्या है आपको, सही है। इसमें मंदिर परिषद में तालाबों की उपस्थिति शामिल होती है। ठीक है, तो नागर शैली में जो है तालाबों को जनरली देखने को नहीं मिलता है, गलत हो गया। नेक्स्ट देखें आपको, यह शैली प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रमुख थी। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगर होती तो ये ओडिशा वाला खजुराहो वगैरह में देखने को जो है आपको नहीं मिलता। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक दो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जनरली जो है अगर देखेंगे तो ये नागर शैली में जो है तालाबों का क्या होता है, अभाव होता है, उपस्थिति नहीं होता है। आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103। हाँ 102 देख लिए, ठीक है 103 देखें। ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, यानी आपसे पूछा जा रहा है फिजिकल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के बारे में अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखिए पहला, इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना और भारत को राजकोषीय घाटा को कम करना है। ठीक है, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व तो क्या होता है, जो भी राजकोषीय नीति बनता है, बजट बनता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उससे उद्देश्य ये होता है कि वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना, भारत के राजकोषीय घाटा को क्या करना, कम करना। ऐसा कुछ बजट बनाए जैसे राजकोषीय घाटा कम हो। बिल्कुल सही है। एनके सिंह समिति का गठन एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन की जो है समीक्षा के लिए किया गया था। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैलाश श्रेणी के चेमाउंग डुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। आपको आंसर करना है इसका। तो देखिए यहाँ पे जो है सतलज है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र जो आपका नदी है वही कैलाश के जो है चेमाउंग डुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। देखिए, रबड़ के बलनीकरण के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए पहला क्या दिया है, यह प्राकृतिक रबर को गर्म करते समय सल्फर को त्वरक के रूप में उपयोग होता है। यह प्राकृतिक रबर को मजबूती और लोच जो है प्रदान करता है। रबर के बलनीकरण से क्या होता है, जो भी प्राकृतिक रबर होता है उनको गर्म करने समय सल्फर को त्वरित करके उपयोग किया जाता है, बात सही है। और प्राकृतिक रबर को मजबूती और लोच प्रदान करता है। ये प्रोसेस से प्राकृतिक रबर क्या हो जाते हैं, मजबूत भी हो जाते हैं, लचीले भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी उनमें आ जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। देखिए 106 में क्या दिया है, काली घाट चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। काली घाट चित्रकला, काली घाट पेंटिंग जो है कहाँ आपको मशहूर है पूछा जा रहा है, तो ये पश्चिमी बंगाल में है। काली घाट है भी वहीं पे। ठीक है, आगे देखिए। गैर निष्पादित जो है संपत्ति के संदर्भ में बताना है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के यानी एनपीए के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला देखें, आरबीआई एनपीए को किसी भी अग्रिम या ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय है। तो बिल्कुल बात सही है, 90 दिन से जो अधिक का हो जाएगा तो आरबीआई क्या है, उसको एनपीए कैटेगरी में रह जाता है, सही है। यह संपत्ति को एक सब स्टैंडर्ड एसेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वो 12 महीने से कम या उससे बराबर अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहती है। ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको इसमें क्या बताना है, गलत बताना है। देखिए पहला दिया है यहाँ पे असम जो है तेल उत्पादन, यहाँ पे नरकटिया। असम में देखेंगे तो डिगबोई भी है, नरकटिया और मोरेन, ये सब असम में ही है, ये तो सही हो गया। ठीक है, गुजरात में जो है अंकलेश्वर पड़ता है आपको तेल उत्पादन का क्षेत्र, तो ये भी सही है। महाराष्ट्र में मेहसाना, ठीक है, तो मेहसाना जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात में देखेंगे तो अंकलेश्वर, आपका मेहसाना, इसके अलावा नवागाम, ये सब जो है गुजरात में पड़ता है। तो ये गलत कौन सा हो गया, महाराष्ट्र वाला। राजस्थान में बाड़मेर पड़ता है, बात सही है। जैसलमेर, बाड़मेर में ये सब तेल उत्पादन का क्षेत्र है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपकेंद्रीयकरण का उदाहरण है। सेंट्रीफ्यूगेशन का आपको कौन सा उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे है क्रीम निकलना, घुमाव या मोड़ में वॉशिंग मशीन उपयुक्त सभी। सेंट्रीफ्यूगेशन का उदाहरण क्या है, तो देखिए क्रीम का निकलना, किसी घुमाव या मोड़ पे जो है कार का चलना, और वॉशिंग मशीन जो घूमती है, ये सब किसका उदाहरण है, सेंट्रीफ्यूगेशन का ही आपका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें।
क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपति मोहर पे चित्रित नहीं किया गया? देखिए, जो वहां पे हमको सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति का मोहर मिला हुआ है, उस पे कौन से जानवर को चित्रित नहीं किया गया, ये पूछा जा रहा है। हाथी, गैंडा, ऊंट और भैंस। तो इस पे जो यहाँ पे ऊंट का चित्र हमको देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है? मौद्रिक नीति के जो है प्रत्यक्ष साधन आपसे पूछा जा रहा है, कौन है? डायरेक्ट जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुनर्वृत्त की सुविधा। ठीक है, पुनर्वृत्त की सुविधा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह ए बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। किसको जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। शाह बेखबर इन्हीं को बोला जाता था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये आए थे, और इसी के समय से जो है मुगलों का पतन शुरू हो गया था। किस द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करता है? ये वो द्रव का क्वालिटी आपको बताना है। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाई वर्च्यू ऑफ विच ऑफ अपोजिज द रिलेवेंट मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, किसको बोलते हैं? देखिए, तो यहाँ पे है पृष्ठीय तनाव, श्यानता, उत्प्लावन बल, कोशिकत्व, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है। तो कोई भी द्रव के गुण, कौन सा गुण होता है जो विभिन्न परतों के बीच जो है विरोध करता है अपेक्षिक गति का? अपेक्षिक गति है यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव मोशन का। तो ये क्या होता है आपका? श्यानता होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। खजुराहो के मंदिर के बारे में बताना है आपको, कौन सही है? देखिए, पहला क्या दिया है? मंदिर की केवल बाहरी दीवारों पे जटिल नक्काशी सजाया गया है खजुराहो के मंदिर में। तो सबसे पहले तो खजुराहो मंदिर के बारे में आप जान जाइए, चंदेल शासकों के द्वारा जो है बनवाया गया है 10वीं शताब्दी में। ठीक है, और यूनेस्को इसको विश्व धरोहर में शामिल भी कर लिया गया है। और इसमें देखेंगे तो खजुराहो के मंदिर जो है किससे बनाया गया था? आपको लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। और मंदिर के अंदर और बाहर दोनों देखेंगे तो जटिल नक्काशी जो है दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया है? केवल बाहरी दीवारों पे। तो क्या हो गया आपका? गलत स्टेटमेंट हो गया। मंदिरों की दीवारों पे कामुक मूर्तियां देखी जा सकती है, तो ये बात जो है सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल बी हो जाएगा सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्या पूछा गया है। वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात CRR दर जो है कितना है? ठीक है, कैश जो है रिजर्व रेशियो ये वर्तमान में कितना है, ये पूछा जा रहा है। ये कितना है अभी आपका? 4.5%। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। ये निश्चित आरक्षित प्रतिशत होता है। ठीक है, अब इसको जो है समय समय पर बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है। अभी जो है CRR जो है 4.5 ही है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। देखिए, ये आपको मराठों के राजस्व प्रशासन के बारे में आपसे पूछा गया है, बताइए कौन सा सही है। चौथ गैर मराठे क्षेत्रों द्वारा भुगतान किया जाने वाला मानक 1/4 कर था। शरद देशमुखी मराठा प्रदेशों के बारे में क्षेत्रों द्वारा 15% अतिरिक्त उद्ग्रहण भुगतान किए जाने वाला कर था। बताना है इसमें कौन सा आपको सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो आपको बिल्कुल सही है। चौथ जो था, चौथ नामी था इसका, गैर मराठा जो भी क्षेत्र था उसमें 1/4 जो टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो इसी का जो है बारे में बताया जा रहा था, ये तो सही है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। सरदेशमुखी जो है आपको मराठा प्रदेश के बाहर के क्षेत्रों द्वारा 15% अतिरिक्त जो है उद्ग्रहण का भुगतान किया जाता था। ये 15% नहीं किया जाता था, कितना का? 10% का था। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल एक आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117। डीडीटी, डीडीटी जो है आपको डाई पेंट्राइट क्लोरो आपको इथेन के बारे में बताना है। क्या है ये डीडीटी? डीडीटी का छिड़काव होते रहता है, तो क्या है? कीटनाशक है। फसलों को जो है नष्ट करने वाले, जो भी अनाज खाने वाले जो भी कीट है उनको जो है समाप्त करने के लिए छिड़का जाता है, इसको छिड़काव किया जाता है। यहाँ पे देखिए स्मारक है और निर्मित है, किनके द्वारा निर्मित है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो है अदीना मस्जिद। अच्छा, इसमें जो भी आपको पता है पहले देख लें आप। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है, अलाई दरवाजा है, ये सभी तो आप सभी को पता ही होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो सी का 2 हो गया। सी का 2 देखे ऑप्शन में। सी का 2 जो है आपको सी में और डी में दिख रहा है, तो ए भी तो ऐसे ही चला गया आपका। ठीक है, फिर है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? आप सभी को पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो डी का क्या हो जाएगा? 3। डी का देखे 3। अब देखिए डी का 3 मिल गया अपने को, और सी का क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया। तो आपका आंसर देखिए मिल गया ऑप्शन डी। ठीक है,
बाकी देखें यहाँ पे अदीना मस्जिद जो है सिकंदर शाह के द्वारा, और इतमाद उद दौला का मकबरा जो है आपको नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाजार स्थितिकरण योजना लेके आया गया था? मार्केट जो है स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है कब लॉन्च किया गया था, पूछा जा रहा है। तो ये कब लेके आया गया था आपको? 2004 में। ठीक है, 2004 में लेके आया गया था। सैयद बंधुओं के संबंध में आपको बताना है कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है सैयद बंधुओं के संबंध में। अच्छा, यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट आपको दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ऑप्शन जो है अगले पेज में है। जैसे 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4, 1 और 4, इसी में आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, वह हिंदुस्तानी पार्टी के थे। ठीक है, तो हिंदुस्तानी, देखिए उस समय बहुत सारे गुट थे मुगलों के दरबार में, तो हिंदुस्तानी दल में ये लोग थे सैयद बंधु, ये बात सही है। उन्होंने फर्रुखसियर को अंधा कर दिया और अपदस्थ करके उनका हत्या कर दिया, तो सैयद बंधु इनका हत्या भी कर दिए थे, बात सही है। उन्होंने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का पालन किया। उन्होंने मराठा से संघर्ष चलता रहा, मराठा से इनका संघर्ष नहीं चलता था। अब हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का भी पालन नहीं किया, भी गलती है। केवल 1 2 सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 120 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अवतल दर्पण का उपयोग है? आपको बताना है अवतल दर्पण का उपयोग। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, तो बड़े स्टोन के कम्युनिटी हॉल में लगाया सर्च मिरर है, ऑटोमोबाइल में रियर व्यू मिरर है, दंत चिकित्सक द्वारा दांत की जांच के प्रकाश केंद्रित करने वाला है, या सोडियम आपको रिफ्लेक्टर है। तो देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या होता है? छोटे चीजों को बड़ा बना के दिखाना। तो ये दंत चिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं दांतों को जो है इलाज वगैरह करने में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पक्षी कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपको आपको साइरस क्रेन है। आगे देखें, एक जिला एक आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? एक जिला एक आर्द्रभूमि, ठीक है, ये किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। ये एक जिला एक उत्पाद, ये सब जो है स्कीम वहीं पे चल रहा है अभी। आगे देखिए, बंगाल में निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है, क्रम अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। देखिए बंगाल वगैरह के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप सभी को पता होगा। इसमें क्या करना है? क्रमवार आपको लगाना है। देखिए मुर्शिद कुली खां है, मीर जाफर है, इसके बाद आपको अलाउद्दीन खां है और मीर कासिम है। इन सब में जो है सबसे पहले कौन रहा था? ठीक है, तो मुर्शिद कुल्ली खां। ठीक है, मुर्शिद कुल्ली खां ही बंगाल में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए थे। तो एक तो आपका सबसे पहले हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए एक पहले कहाँ कहाँ है, तो देखिए ए बी में और सी में, तीनों, सॉरी डी में भी है, सी में तो नहीं है। तो सबसे पहले अलीवर्दी खां आ जाएंगे आपको, सॉरी मुर्शिद कुल्ली खां आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप तो आपको अलीवर्दी खां आ जाएंगे। ठीक है, 3 हो जाएगा। और इसके बाद जो है मीर जाफर, और लास्ट में यहाँ पे मीर कासिम। ठीक है, तो 1 3 2 4, देखें यहाँ पे 1 3 2 4। ठीक है, 1717 में बंगाल को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने वाले कौन थे? मुर्शिद कुली खां ही थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाले क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक बोलेंगे। ठीक है, इंफ्रासोनिक बोल देंगे। अच्छा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या होता है? श्रव्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या होता है? श्रव्य होता है। इंफ्रासोनिक जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? पराश्रव्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अयोध्या का राम मंदिर किस नदी के तट पे बना हुआ है? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर जो है सरयू नदी के तट पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाता है? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, परिवेशी वायु प्रदर्शन रिपोर्ट, और विश्व श्रवण रिपोर्ट, और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में यदि बात करें, ये वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, ये वायु प्रदूषण रिपोर्ट और श्रवण रिपोर्ट, ये इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ड्रग रिपोर्ट इनके द्वारा जारी नहीं किया जाता है। एक तरफ संथाल विद्रोह है और एक तरफ वर्ष है। ठीक है, अच्छा ये संथाल विद्रोह नहीं होगा। ठीक है, ये विद्रोह होगा केवल ट्राइबल रिवोल्ट है सब, और एक तरफ वर्ष है। आपको इसको मैच करना है। देखिए पहला क्या है? संथाल विद्रोह कब हुआ था आपको? तो संथाल विद्रोह आपको हुआ था यहाँ पे 1800 आपको 55 के करीब में। तो एक एक ही हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद देखें ये, अच्छा मुंडा का विद्रोह जो है, मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1800 आपको 99 में हुआ था मुंडा विद्रोह, तो इसका तो 3 हो जाएगा। और भील का विद्रोह जो है आपको, ये भील का विद्रोह 1817 में हुआ था, और बस्तर 1910 में। तो ये तो जो है 1 2 3 4 ही हो गया सीधे। ऑप्शन देखें 1 2 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, आल्पस पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्पस पर्वत जो है श्रृंखला किस देश का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जर्मनी, इटली, अल्बानिया और स्पेन। आल्पस पर्वत जो है जर्मनी, इटली और अल्बानिया में तो आपको फैला हुआ है, स्पेन में नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, आल्पस पर्वत देखेंगे तो इटली में, आपको फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये मोंटेगियो, अल्बानिया, ये सब का हिस्सा है, याद रखेंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है कौन सा आपको सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला देखिए, यह उत्तर भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये बात तो क्या है आपको सही है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश दिवस जो है आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 24 जुलाई को। ये गलत हो गया। वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात 912 था। तो ये भी बात सही है, इसका लिंगानुपात जो है जो आपको 912। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी राज्य का सबसे बड़ा जिला है। तो बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का मैं एक मैप स्पेशल आपको कराया हूँ, वो जाके आप जरूर देख लेंगे। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में वहाँ से लगभग संपूर्ण जो है बहुत कम समय में आपको बहुत अधिक जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 131। अच्छा, तो यहाँ पे क्या चुनना था आपको? गलत बताना था, तो आप लोग कर लिए होंगे। ऑप्शन बी उसका सही आंसर होगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, गोरखपुर की निम्नलिखित में से कौन सी नगर पंचायत अब चौरी चौरा के नाम से जानी जाएगी? तो ये जो है किसको जो है चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा? तो ये आपको मुंडेरा बाजार को। गांडीलू के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। जो रानी जो गांडीलू थी उन्हीं के बारे में आपको बताना है, गांडीलू के संदर्भ में बताना है। देखिए, उन्हें महात्मा गांधी द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी। उन्होंने हिरक्का संप्रदाय के शिक्षाओं का प्रचार किया था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, इनका जन्म जो है देखेंगे रानी गांडीलू का, तो मणिपुर में उनका जन्म हुआ था 1915 में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है कि इनको जो है महात्मा गांधी द्वारा रानी की उपाधि दी गई, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है आपको गलत है। ये पंडित नेहरू के द्वारा जो है इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या दिया है, उन्होंने हिरक्का संप्रदाय के शिक्षाओं का प्रचार किया था, ये स्टेटमेंट सही है आपको। तो यहाँ पे जो है देखेंगे तो केवल 2 सही हो जाएगा। 120 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हिरक्का धार्मिक आंदोलन में शामिल हुई थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। ये एक तरफ महासागरीय गर्त है, ठीक है, आपको ओशियन जो ट्रेंच है, और दूसरी तरफ महासागर है। यानी कौन से महासागरीय गर्त जो है किस में पाए जाते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे आपको मनीला गर्त, मनीला गर्त कहाँ पाया जाता है आपको? तो ये प्रशांत महासागर में। ये क्या हो जाएगा? 1 का 2। मलय जो गर्त है ये कहाँ पाया जाता है आपको? आर्टिक जो है, आर्टिक में, तो ये हो गया आपका 4। सैंडविच जो है ये आपको अंटार्कटिक में पाया जाता है, तो 1 हो गया। और जावा, लास्ट में जावा बचा, तो ये हिंद महासागर में। तो 2 4 1 3, देखें यहाँ पे 2 4 1 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ठीक है, ये यूपी स्पेशल आपका क्वेश्चन है, कहाँ की जाएगी? कुशीनगर में। आगे देखें 135। ये पूछा गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पे ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पे ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित की जा रही है? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? अयोध्या। 136 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किससे 1857 पुस्तक लिखी है? ठीक है, 1857। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? आसान सा क्वेश्चन है, ये एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था 1857। ठीक है, बाकी इसमें बी डी सावरकर भी हैं। तो बी डी सावरकर का क्या था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस था इनका। ठीक है, आर.सी. मजुमदार भी हैं, ये भी पुस्तक लिखे थे यहाँ पे, द सिपाही म्यूटनी, द रिवोल्ट ऑफ द 1857। और यहाँ पे एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट खैर इसको लेके जो है कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, सिपाही विद्रोह को लेके। देखिए ज्वालामुखी है और देश है। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, ये आपको सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में ये सब। देखिए इसमें जो है फ्यूंगो, ये फ्यूंगो जो है
ये आपको ग्वाटेमाला में हो जाएगा, ए का जो है आपका एक हो जाएगा। जो है अनक जो है काकरटाऊ, अनक काकरटाऊ जो है आपका ये इंडोनेशिया में। मौना लुआ, मौना लुआ कहाँ हो जाएगा, हवाई द्वीप में हो जाएगा, और आपका हवाई में हो जाएगा। और शिवलुच, शिवलिच लास्ट में बचा, ये हो जाएगा रूस में। तो 1 3 2 4 ऑप्शन देखें, 1 3 2 4 ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 138 देखें। कतरनी चावल एक जो है आपको सेरेमनियल चावल है, जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है। कतरनी चावल की, तो इसकी खेती कहाँ की जाती है, आपको बिहार में की जाती है। और इसको शायद अभी जीआई टैग भी दे दिया गया। ठीक है, आगे देखें। दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टीप्लेक्सिटी कमांड अस्पताल का निर्माण करने की मंजूरी दी है। ये कहाँ बनाया जा रहा है, आपको लखनऊ में। आगे देखें, ये एक तरफ संगठन है और एक तरफ संस्थापक है। ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन यहीं पे कर लेंगे। देखिए कौन था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। देखिए यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा है। आपको पता है पूना सार्वजनिक सभा किसका था, जो इससे कौन जुड़े हुए थे, रनाडे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो है आप देखें, यहाँ पे बी का 2 हो गया। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे बी का देखिए 2, अच्छा बी का 2 अपने को बी में दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। ठीक है, तो ई और सी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर ए पता चल गया अपने को आपको तो आंसर हो जाएगा। और पहला है यहाँ पे बंग भाषा प्रकाश का सभा, ये किसका था, राजा राम मोहन राय का था। तो ए का जो है 4 हो गया और बी का कितना हो गया, आपका 2 हो गया। अब ऑप्शन देखिए, ये मिल गया है आपका आंसर, ए का 4 और बी का जो है 2। ठीक है, ऑप्शन डी में ही होगा, और 1 3 लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर आपका, अब इंडिया लीग है यहाँ पे, तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1 और 3 हो गया, 4 3 4 2 1 3। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। चीनुक वायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है बताना है। चीनुक वायु ये नाम दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यह उत्तरी अमेरिका की ठंडी वायु है, यह कृषि के लिए लाभकारी होती है। बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए इसके बारे में बताया है कि यह जो है एक क्या है, अमेरिका की ठंडी वायु है। तो ये ठंडी नहीं है, ये जो है गर्म और शुष्क हवा होती है। तो ये तो गलत हो गया चीनुक वायु के बारे में। कृषि के लिए लाभकारी होती है, बात सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। उत्तर प्रदेश के बजट 23-24 के तहत कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बजट जो 23-24 आया, इसमें उत्तर प्रदेश में क्या निर्णय लिया गया है कि आपको 14 नया मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है आपको 2491.39 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य में जो है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो है इसको बनाया जाएगा। झांसी के राष्ट्रीय वृक्षायु वेद अनुसंधान संस्थान का नाम बदल के किस वर्ष में केंद्रीय आयुर्वेदा संस्थान कर दिया गया। ये कब जो है इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था आपका 2020 में। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी की सहायता से सेना में प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीकों का शुरुआत किया था। तो ये कौन करने वाले हैं यहाँ पे, ये थे हैदर अली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विक्टोरिया झील के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखे थे विक्टोरिया झील वाला। ठीक है, मैप से मैं आपको इसको दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए युगांडा है, तंजानिया, इथोपिया और केनिया है। तो विक्टोरिया झील के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है, तो आपको इथोपिया नहीं करता है। तंजानिया युगांडा तो जो है ये सब जो है करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146। बजट जो है उत्तर प्रदेश का 2023-24 में अनुमानित जो है राजकोषीय घाटा क्या रखा गया है। ये सब क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। तो जो अनुमानित जो घाटा 2023-24 में क्या रखा गया है, 3.48%। ठीक है, वित्त मंत्री वहाँ के सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट 2023-24 का, और इसमें जो है अनुमान लगाया गया आपको 3.48% राजकोषीय घाटा का। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र आयोजित किया गया। कहाँ पे ये आयोजित किया गया आपको, नई दिल्ली है, कर्नाटक है और हिमाचल प्रदेश है। देखिए क्या पूछा रहा है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति।
तो ये तो आयोजन किया गया था आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये तो ऑप्शन कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, पहला दिया है आपको, बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये बात जो है क्या है, सही है आपको। बिरहा जो है लोकगीत किससे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। यह तब गाया जाता है जब किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसमें जो है ये बिरहा जो है ये पतियों से जो है बिछड़ने के जो है विलाप में गाया जाता है, तो ये उदासी के समय में गाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। तो कथन सही हो जाएगा, कारण गलती हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही आर गलत। 149 देखें, शिप्सम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये मरुस्थल जो है किस देश में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ईरान है और नामीबिया है। ठीक है, तो ये जो शिप्सम मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लगभग जो है 1,43,000 आपको 43,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर जो है 150, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। आसान सा क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गाया गया था आपको, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन, इसी में जो है आपको राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 150 क्वेश्चन इसका फिनिश कर लिए। ठीक है, पीडीएफ वगैरह जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू आया है चैनल पे अभी, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू कारण ये सब जो है पीडीएफ वगैरह वहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। बाकी 1-2 दिन अब बस यो वेट कर लें, 1-2 दिन आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं जो आपको बताया कि मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊंगा, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा, मैं नंबर भी आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे। और कोई आपको पीडीएफ से रिलेटेड या कुछ इशू आ रहा है, कुछ बच्चों का यहाँ पे कंप्लेन था कि पीडीएफ जो है दिख नहीं रहा है सही से, तो आप लोग जो है वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप फीडबैक देंगे तभी हम लोग बेस्ट जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, हमारे पास कोई जो है अपना एक कोई टीम नहीं है। ठीक है, कोई टीम नहीं है जो प्रचार करेगी फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे या कहीं और भी। तो हमारी टीम में आप ही जो भी मेंबर जुड़े हुए हैं, हमारे जो भी भाई बंधु यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वही आप ही लोग हैं। तो आप लोग जो है चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे कि हमारा जो प्रयास है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पा रहा है। चलिए, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। और करंट अफेयर का भी आप जरूर देखते रहें, आप वो एक बार एनालिसिस जरूर जाके देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस आप जरूर जाके देखेंगे। जो एनालिसिस वाली वीडियो है, आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट पे कितना आपको जोर लगाना है। वो प्रीवियस जो है 3-4 सालों का, जब से 2018 के बाद जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आया, तब के बाद का एक एनालिसिस है। तो करंट अफेयर में जैसे बताएं कि 30 से 35 जो है क्वेश्चन है, आप एक बार देख लें, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, तो 5-6-7 घंटे 8 घंटे आपको लेक्चर देखना होगा, घटना चक्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो है आपको बहुत कुछ जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।